रिवर्स चार्ज की ना, इसकी बात की थी हमने, रिवर्स चार्ज की हमने बात की थी। ओके, अब हमारा एक टॉपिक रह गया था ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला ना, और उसके बाद हमें सप्लाई अंडर जीएसटी करना था। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा रह गया था? ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला। कौन सा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है जी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ठीक है, और आईजीएसटी का कौन सा? सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। ठीक है, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है और ई कॉमर्स क्या होता है पहले तो, है ना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आप जैसे ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें खरीद रहे हो, है ना, नहीं खरीद रहे हो, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, और मीशो हो गया, ओला उबर आपने सुना होगा, ओला उबर नाम सुना है ना, कैब सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे क्या है, कोई हम कैसे बेच रहे हैं माल, ऑनलाइन नेटवर्क पे बेच रहे हैं ना। तो पहले तो ई कॉमर्स क्या होता है, कोई भी बंदा जब ऑनलाइन कोई चीज़ बेच रहा है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, ऑनलाइन अगर बेच रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? जो किसी ऐसे नेटवर्क को, जैसे ऑनलाइन आप कुछ भी चीज़ बेच रहे हो, कोई भी बंदा किसी ऐसे नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या खुद का चला रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ गए? ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? हाँ, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर ए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? सप्लाई किसकी? भाई गुड्स की हो सकती है और सर्विसेज की हो सकती है और दोनों की हो सकती है। समझ गए? भाई सप्लाई किसकी होगी? गुड्स की होगी, सर्विसेज की होगी या दोनों की होगी? कैसे कर रहा है? इसमें एक चीज और कह सकते हैं हम, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, ओवर कैसे बेच रहा है? ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो ये क्या बोलते हैं इसको? ई कॉमर्स। ही हो गया। ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? भैया आप सप्लाई कर रहे हो, गुड्स की कर रहे हो, सर्विसेज की कर रहे हो, दोनों की कर रहे हो, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स भी उसमें आ गया। और कैसे बेच रहे हो? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे बेच रहे हो। समझ गए? मतलब आप कल को जो है अपने गारमेंट्स का काम खोलते हो और ऑनलाइन बेचते हो तो क्या माना जाएगा? ई कॉमर्स की डेफिनेशन में वो आता है। ठीक है, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? अगला वर्ड है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स भाई एनी पर्सन, क्या कहता है, हमने क्या कहा? एनी पर्सन जो क्या करता है? ओन्स, भाई खुद का है, ठीक है, ऑपरेट, मैनेज, क्या चीज मैनेज करता है? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। भाई प्लेटफॉर्म मतलब जिस पे आप बेच रहे हो, ठीक है ना, फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए। समझ गए? कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा पर्सन
तो क्या करता है, या तो मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, या खुद का है उसका, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मेरा खुद का है पर मैनेज और ऑपरेट कोई दूसरा बंदा करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई बंदा कोई ऑन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है क्या चीज़, कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म हम जिसे कह सकते हैं, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। समझ गए। सपोज आपने कोई प्लेटफॉर्म बना रखा है, कोई ऐप बना रखा है, कोई वेबसाइट बना रखी है जिस पे दुनिया भर के लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना माल बेच रहे हैं, जैसे अमेज़ोन वाला हो गया, है ना। समझ गए। तो उस केस में अमेज़ोन क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। समझ गए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे जो उस पर माल बेच रहे हैं हम ई कॉमर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। समझ गए। ई कॉमर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब समझ आ गया, पक्का। ई कॉमर्स का मतलब भाई आप डिजिटल क्या कर रहे हो, अपना माल बेच रहे हो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे आप क्या कर रहे हो, अपना माल बेच रहे हैं। और जो उस नेटवर्क को, जो उस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा है, ऑन कर रहा है ना, वो क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब देखो टैक्सेबिलिटी में क्या रहेगा, क्या होता है कि स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है कि भैया इस केस में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स भरेगा, बाकी की केसेस में नॉर्मली जो सप्लाई कर रहा है वही भी टैक्स भरेगा। जैसे आपने देखा होगा, आप जब मीशो वगैरह, अमेज़ॉन वगैरह से माल खरीदते हो, कोई भी शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह खरीदते हो, तो आपके पास जो बिल आता है उसमें सप्लायर का नाम लिखा रहता है और जीएसटी चार्ज किया रहता है। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है, आपने देखा होगा ना। मतलब उस पर मीशो कहीं नहीं आता बिल पे लिखा हुआ ना, उस पर सामने वाले का नाम आता है जिससे आपने खरीदा है। तो भैया उसने सिंपली आपसे टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा कर दिया। इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इस वाले केस में। बट कुछ कैटेगरी ऐसी बनाई गई हैं जिसमें कहा गया नहीं, टैक्स कौन भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करेगा। कुछ कौन कौन से केसेस हैं, जैसे इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई हो रही है किस पे, जैसे कैब वगैरह जो ये करते हैं, है ना, टैक्सी वगैरह आप करते हो, या और कौन कौन से चल रहे हैं, ओला हो गया, ऊबर हो गया, और कौन से चलते हैं, रैपिडो वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई ना। अगर इस तरीके की सप्लाई है तो इस केस में कौन टैक्स भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही लायबिलिटी रहेगी। क्या कहा, ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी कब बनती है, जब कुछ स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है ना, कि भाई इस कैटेगरी के लिए जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल रहेगा टैक्स पे करने के लिए। जैसे अब ओला उबर में क्या है, सप्लाई कौन कर रहा है, आपको ड्राइवर सर्विस दे रहा है ना, तो अब ड्राइवर कहाँ टैक्स भरेगा भाई साहब, है ना। इतने ड्राइवर है, गवर्नमेंट किसको ढूंढेगी, गवर्नमेंट बोलेगी ना भैया जो ये ओला वाला है ना इससे लेंगे हम तो टैक्स। समझ गए। उस केस में क्या होगा कि जो ये कैब ड्राइवर वगैरह हैं इनके केस में कौन टैक्स भरेगा, अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर ही भरेगा। जैसे छोटे छोटे होटल्स होते हैं, है ना। अब ओयो का नाम आपने सुना है, ओयो का नाम नहीं सुना, इसने सुना है, वेरी गुड। ओयो सुना तो है, हाँ हाँ, तो सही बात है, हाँ हाँ हाँ। तो जैसे अब छोटे छोटे होटल हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो उस केस में कौन टैक्स भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा, ठीक है। जो छोटे छोटे होटल हैं उस केस में कौन टैक्स भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स भरेगा। जहाँ ये पर्सन जो है, जैसे होटल वाला हो गया, अगर वो जो है रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो समझिए, अगर वो रजिस्टर्ड है, खुद टैक्स पे कर रहा है, तब तो उसकी लायबिलिटी नहीं है। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन टैक्स भरेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। इतना समझ आया अभी तक कि नहीं आया। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है समझ गया, ई कॉमर्स ट्रेड क्या होती है समझ गए, है ना। ई कॉमर्स के कौन कौन से बताया मैंने, एक तो कैब वगैरह और ये सारी चीज़ें हो गई, और होटल्स वगैरह के काम में कौन टैक्स भरता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही, ठीक है। होटल के काम में अगर होटल वाला टैक्स भर रहा है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा लिख लें, है ना। अब अपने शब्दों में थोड़ा लिख लें इसको, क्या लिखेंगे, टैक्सेबिलिटी, क्या लिखेंगे, टैक्सेबिलिटी, ठीक है। क्या कहते हैं, फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी, ऑफ सर्विसेज, ठीक है। हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड कैटेगरीज है ये, ठीक है, ऑफ सर्विसेज। जैसे पर टैक्स ऑन
इंट्रा स्टेट सर्विसेज, किस पे? इंट्रा स्टेट सर्विसेज, ठीक है। किसकी लायबिलिटी होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर shall be liable to pay tax। समझ गए? इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल सप्लायर एंड और रेसिपिएंट ये बोला आप shall not be liable to pay tax, ठीक है। एक काम करते हैं, कौन सी सर्विसेज थी? पहली थी ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब्स, है ना, मोटरसाइकिल वगैरह। जैसे कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? ओला हो गया, ऊबर हो गया, रैपिडो हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहला क्या है? ऑफ पैसेंजर, कैसे? बाय अ रेडियो टैक्सी, ठीक है, कैब हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। इनके थ्रू अगर आप क्या कर रहे हो, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हो, जैसे कि कैब वाले करते हैं, उस केस में कौन टैक्स भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? कौन सी सर्विसेज हैं? जैसे होटल वाले हो गए, है ना, गेस्ट हाउस हो गया, इस टाइप के क्या है कुछ सर्विसेज हैं जिसमें कौन भरेगा टैक्स? ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। बट इस केस में हमने क्या कहा था? एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन, एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई इंसान रजिस्टर्ड है, कोई टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, तो फिर क्या करेगा? होटल वाला ही खुद टैक्स भरेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे सप्लाई। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? सप्लाई शुरू करेंगे, ठीक है। देखो हमने कहा ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? टैक्स भरेगा, ठीक है। जहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्सेबल टेरिटरी में रह रहा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद भरेगा। कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है, तो फिर कौन भरेगा? रिप्रेजेंटेटिव भरेगा। हम किस केस की बात कर रहे हैं? जिस केस में जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही भरना है, अगर वो खुद टैक्सेबल टेरिटरी में है तो खुद भरेगा, अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो रिप्रेजेंटेटिव भरेगा, अगर वो खुद भी नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो उसको कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो भरेगा टैक्स। समझ गए? जब इवेंट होता है वो टैक्सेबल कब होता है? जब वो सप्लाई रहेगा पहले तो, है ना, जब वो क्या रहेगा? सप्लाई रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो है आपने किसी ट्रांजेक्शन को ये प्रूफ कर दिया कि ये सप्लाई है ही नहीं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। समझ गए? अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को ये प्रूफ कर दिया कि ये सप्लाई है ही नहीं, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा। तब चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो या कितना ही छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये सप्लाई है ही नहीं। अब वो आपके ऊपर, आप प्रूफ कैसे करते हो? चेकिंग तो होगी, प्रूफ कहाँ करोगे? अब कमरे में थोड़ी प्रूफ करोगे। चेकिंग का मतलब है कि भैया आप कोर्ट में या कहीं भी प्रूफ कर रहे हो, डिपार्टमेंट में प्रूफ कर रहे हो, है ना। अगर आपने किसी भी ट्रांजेक्शन को ये प्रूफ कर दिया कि भैया ये तो जो है सप्लाई है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा फिर। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्या देखना है कि ये सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए ना कुछ हम पहले ना डेफिनेशन समझते हैं। अभी हम जीएसटी कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं ना, तो क्या कहता है? सबसे पहले क्या बोलता है
हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, अब इसमें ना हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी है पहले। जैसे हमने क्या बोला, हम क्या पढ़ रहे हैं जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें गुड्स की डेफिनेशन क्या है, इसमें सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है ना, ये सारी चीज़ें हमें अब अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, गुड्स की डेफिनेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो यार, ऐसा है कि आप ठीक है जीएसटी लगा रहे हो, बट आप किस चीज़ को गुड्स मानोगे और किस चीज़ को गुड्स नहीं मानोगे, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। किस चीज़ को आप सर्विस मानोगे, किस चीज़ को आप गुड्स मानोगे, उसके लिए अलग से एक लिस्ट दी गई है, शेड्यूल दिया गया है ना। गुड्स की डेफिनेशन अलग से दी गई है, सर्विसेज की डेफिनेशन अलग से दी गई है, समझ गए। तो सबसे पहले समझते हैं गुड्स की डेफिनेशन क्या है, मतलब जीएसटी में किन किन चीज़ों को गुड्स माना गया है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये जो हम जिनको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जितने भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, सारे क्या हैं, गुड्स हैं। बट इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, इसमें कुछ चीज़ों को क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड किया गया है मनी को एंड सिक्योरिटीज़ को, मनी एंड सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, फिर कहता है कुछ चीज़ों को इंक्लूड भी किया गया है। इसमें लिखा है फिर नीचे इंक्लूड्स, क्या लिखा है, किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। एक कहता है एक्शनेबल क्लेम, कौन सा, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, मतलब क्लेम टू एनी डेट, मतलब आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसका जो क्लेम है उसे क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका ऐसा एक्शनेबल क्लेम है, ऐसा कोई क्लेम है, क्लेम टू एनी डेट है, तो उसे भी क्या माना गया है, गुड्स माना गया है। बट एक्शनेबल क्लेम को अगर हम थोड़ा सा और समझें तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब मैंने कहा क्लेम टू एनी डेट अदर देन क्या है, जैसे बैंक ने आपसे कोई लोन दिया, बैंक ने आपको क्या दिया, लोन दिया, पर उसके अगेंस्ट में उसने क्या कर दिया, किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया, किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया ना। भाई आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है और तब बैंक ने आपको लोन दिया है, तो वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएगा। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे आपने सपोज करो किसी को माल दिया है ना, पेंडिंग जो आपका अमाउंट है उसे हम एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। गुड्स में किसको इंक्लूड किया गया है, एक्शनेबल क्लेम को, समझ रहे हो, समझ गए। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, जो पेंडिंग, हाँ, क्लेम टू एनी डेट हम कह सकते हैं। ठीक है, अदर देन सिक्योर्ड कह सकते हैं, जैसे आपने कोई लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब लोन लेते हो, अगर प्रॉपर्टी जो है आप गिरवी रखते हो, प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई गिरवी रखते हो, आपने अपनी बिल्डिंग गिरवी रखी, उसे बोलते हैं मॉर्गेज, उसे क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं। एक होता है मॉर्गेज, एक होता है प्लेज, एक होता है हाइपोथिकेशन। क्या होता है, हाइपोथिकेशन होता है ना। तीन चीज़ें होती हैं, मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन होता है। तो देखो मॉर्गेज हो गया, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उनको आपने गिरवी रखा है, जैसे बिल्डिंग वगैरह को, कोई प्लॉट है आपका उसको गिरवी रखा है ना। अब प्लेज होता है आपने कोई मूवेबल एसेट्स गिरवी रखा है, समझ गए। जैसे हम कह सकते हैं कि आपने भाई गोल्ड वगैरह और ये सारी चीज़ें क्या हैं, गिरवी रखी हैं। अब हाइपोथिकेशन क्या होता है कि जैसे आप लोग जब बाइक वगैरह लोन पे लेते हो, अब देखो आपने गोल्ड लोन लिया था, तो गोल्ड किसके पास चला गया था, उसके पास चला गया था ना। अब हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि आप बाइक लेते हो तो क्या बाइक बैंक वाला ले जाता है, नहीं ना, कि जब पैसे देगा तब दूंगा बाइक, ऐसा होता है, नहीं होता ना। बाइक तो आप ही के पास रहती है, बाइक तो आप ही चलाते हो ना, और
लोन किसने करवाई है, फाइनेंस किसने करी है, वो बैंक ने। आप पैसे किसको दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो। तो आपकी जो आरसी होती है उसके ऊपर आप देखोगे तो लिखा रहता है, हाइपोथिकेशन करके लिखा रहता है ना, हाइपोथिकेट करते हैं उसको कि मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है, वैसे बैंक की है, पर इसको यूज़ कौन कर रहा है, ये कर रहा है। समझ गए। तो प्लेज, मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन ये होता है, ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या बोला हमने, क्लेम टू एनी डेट अदर देन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी और प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। एक्शनेबल क्लेम को उसमें क्या किया गया है। अगला है ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रास, एंड थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। इसको लिख लेते हैं पूरा, इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब है गुड्स में आप किस किस चीज़ को इंक्लूड करोगे, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब जो फसल हो, हाँ, जो फसल उग रही है, ठीक है, ग्रास वगैरह, इन सब चीज़ों को भी गुड्स में इंक्लूड किया गया है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन जाता है। जैसे किसान को अभी तुमने कोई फसल उगा रहे हो कि भाई अब बाद में क्या हो सकता है, सपोज़ करो हमें हमारा जो एवरेज रेट चल रहा है उस टाइम पे गेहूँ का जो रेट है सपोज़ 10 रुपये किलो है, ठीक है। अभी तुम उगा रहे हो, है ना, गेहूँ, हमें पता है भाई 10 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यार उस टाइम पे जो है ना बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा और बहुत लिमिटेड ही फसल बच गई, बहुत लिमिटेड ही बच गई और गेहूँ हो गया 50 रुपये किलो, हो सकता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ना फार्मर्स और जो हमारे डीलर्स होते हैं उन क्या कर लेते हैं, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कई बार कि भैया देखो आप जो है ना फलां डेट पे, मतलब जब आपकी फसल हो जाएगी तो मैं आपसे इतने रुपए किलो के हिसाब से इतनी फसल लूँगा, है ना, समझ गए। तो हमारा क्या हो गया, एक रेट फिक्स हो गया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका, ठीक है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें इंक्लूड किया गया एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, है ना, और थिंग्स अटैच टू लैंड, मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंक्लूड हो गई इसमें। ये एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी, तब मनी का मतलब पैसा, सिक्योरिटीज का मतलब, सिक्योरिटीज का मतलब हो गया शेयर्स, ठीक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें, ठीक है। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या हो गया, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, कहीं तुम सिक्योरिटीज़ का मतलब कुछ और ना समझो, ठीक है। एक तो पैसे को एक्सक्लूड किया गया, पैसे मतलब एक्सक्लूड का मतलब ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, समझ गए, समझ रहे हो, ये कहाँ नहीं आएंगे, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो अब बताओ जरा गुड्स की डेफिनेशन क्या बोली हमने, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब पैसे को नहीं माना गया है गुड्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको पैसे दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, समझ गए, वरना क्या हो जाएगा। मनी एंड सिक्योरिटीज को बताता हूँ आगे कंसेप्ट क्या होता है। गुड्स का मतलब क्या हो गया, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें इंक्लूड हो गया एक्शनेबल क्लेम भी, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, समझ गए। उसके बाद एक्सक्लूड किसको किया गया, मनी एंड सिक्योरिटीज को, मतलब पैसे को और शेयर्स को, डिबेंचर्स को, इन सब चीजों को क्या किया गया, इनसे बाहर किया गया। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं सर्विसेज पे। अब किस पे आते हैं, सर्विसेज पे।
इसमें एक लाइन तो बड़ी खतरनाक लिखी गई है भाई साहब। इसमें लाइन क्या लिखी गई है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। ये लो, बात ही खत्म कर दें। गुड्स के अलावा बाकी एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब जो गुड्स में आ गया वो तो ठीक है, उसके अलावा जो बच गया ना सारा का सारा क्या है? सर्विसेज है। पर आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, इसमें इसका मतलब तुम कह रहे थे कि ऊपर जो है पैसा और सिक्योरिटी जो है गुड्स नहीं तो क्या सर्विसेज है ना, इसको इसमें भी एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटी, इसको क्या किया गया? यहां से एक्सक्लूड किया गया। बट अब जो हम समझना चाह रहे थे ऊपर, जो मैं कह रहा था अभी सर्विसेज में पढ़ते हैं। सर्विसेज का मतलब पहले क्या बोला भैया? एनीथिंग अदर देन गुड्स। भैया देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है भैया, जितने भी चीजें गुड्स में आ गई, उसके अलावा जो बच जाता है ना सारी की सारी सर्विसेज है। सीधी सी बात है, ठीक है। उसमें सिर्फ किसको हटाओ? पैसे को और सिक्योरिटीज को, मनी एंड सिक्योरिटीज को हटा दो। अब आप हो इंडिया में, आप हो इंडिया में, ठीक है। आप घूमने जाना चाहते हो भाई साहब, सपोज अमेरिका घूमने जाना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो भाई साहब, चले गए। अब यहां चल रहा है क्या? इंडियन रुपी चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? डॉलर चल रहा है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ जब आप यहाँ जाओगे तो अपने साथ डॉलर लेके जाने पड़ेंगे ना। क्या लेके जाने पड़ेंगे? डॉलर। तो आप क्या करोगे? इंडिया में ही किसी बंदे के पास जाओगे, ये होते हैं मनी एक्सचेंज, सुने आपने कभी? है ना, मनी एक्सचेंज है। या फिर आप किसी बैंक के पास जाओगे, बैंक वाले भी कर देंगे ना आपका ये काम, ठीक है। इनके पास जाओगे, आप इनको बोलोगे यार मैं जो है ना तुम्हें 80 लाख रुपए दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 80 लाख। और ये तुम मुझे कितने दे दो? 1 लाख डॉलर दे दो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो भी उस टाइम पे होगा, आपने कितने ले लिए? 1 लाख डॉलर ले लिए, ये INR दे दिए इसको, ठीक है। तो ये जो आपने पैसा दिया ये तो एक्सचेंज हुआ है ना खाली। भाई आपने पैसा दिया, इंडियन रुपी दी और डॉलर ले लिए, बात खत्म हुई। पर क्या आपका बैंक वाला फ्री सेवा करने के लिए बैठा है? आपकी सेवा करने के लिए बैठा है? नहीं। ये क्या करेगा? इसके ऊपर आपसे कुछ चार्जेस लेगा, एक्स्ट्रा कुछ कमीशन लेगा कि नहीं लेगा? है ना। तो ये जो कमीशन है भैया, ये तो आएगी इसकी सर्विसेज में। ये कहाँ आएगी? सर्विसेज में। ये कहाँ आएगी? सर्विसेज में। और बाकी ये क्या पार्ट होगा? ये जो आपने INR और ये जो डॉलर और ये सारी चीजें की हैं, ये तो क्या है? ये ना गुड्स है और ना सर्विसेज है, तो इनके ऊपर क्या नहीं लगेगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि यार 80 लाख दिया तो पहले उसके ऊपर GST लगा के दो, ऐसा थोड़ी है ना। सिर्फ किसके ऊपर टैक्स लगेगा? ये जो उसने कमीशन आपसे एक्स्ट्रा चार्ज की है। समझ गए यहाँ पे? अच्छा, सिक्योरिटीज का क्या होता है? जैसे सपोज करो सिक्योरिटीज में क्या होता है ना। जैसे सिक्योरिटीज है, अब सिक्योरिटीज के ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, GST नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है। समझ गए? पर क्या है, जैसे आप शेयर मार्केट में हो, तो आप क्या करोगे भैया? इनको बेचोगे, खरीदोगे, ठीक है। अब सपोज आपका अकाउंट है कहाँ पे? HDFC बैंक में। कहाँ पर है? HDFC बैंक में, ठीक है। HDFC बैंक क्या दे रहा है आपको? सर्विसेज दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो आप शेयर बेचोगे, इनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाएगा वो। सपोज आपने 1 लाख के शेयर बेचे हैं, तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा वो क्या करेगा? आपको जो सर्विसेज दे रहा है, जो ये फैसिलिटी दे रहा है, इसके बदले में आपसे क्या करेगा? कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लेगा आपसे। क्या लेगा? ब्रोकरेज चार्जेस लेगा, ठीक है। और उस ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर क्या लगा के देगा? टैक्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगी? उसकी सर्विस। समझ गए? तो सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग अदर देन गुड्स, जिसमें एक्सक्लूड क्या किया गया? मनी एंड सिक्योरिटीज। अब इंक्लूड क्या किया गया? भैया आप मनी जो है चेंज कर रहे हो, इंडियन रुपी से डॉलर में चेंज कर रहे हो, तो जो एक्सचेंज कर रहा है वो जो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है वो क्या है? उसमें सर्विसेज।
ठीक है, उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, सिंपल सी बात है। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरा क्या था, सिक्योरिटी सेल परचेज कर रहे हो, तो जो आपको फैसिलिटी दे रहा है भैया आप मेरे थ्रू सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, तो वो क्या ले रहा है आपसे, ब्रोकरेज ले रहा है ना, तो वो भी क्या है, उसकी सर्विसेज है, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। समझ गए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसके बाद सबसे पहले अब हम आते हैं सप्लाई वाले पार्ट पे अपने, है ना, जो हम मेन करने वाले थे। हमने कहा था टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ, ये क्या हो गया हमारा, टैक्सेबल इवेंट हो गया ना। पहले हम लिखते हैं टैक्सेबल इवेंट, वहां रखो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, ठीक है, क्या है, हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और ये क्या हो गया, टैक्सेबल इवेंट हो गया ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि भैया देखो, अगर आपने किसी चीज को प्रूव कर दिया कि ये सप्लाई नहीं है, तो वो फिर क्या है, टैक्सेबल भी नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब जीएसटी के अंदर जो है ना, सेल वर्ड जो है नहीं यूज किया जाता, क्या वर्ड यूज किया जाता है, सप्लाई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सप्लाई वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है सप्लाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, मीनिंग ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब कहता है कि आप गुड्स या सर्विसेज कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। किस किस केस में, आप सेल करो, ट्रांसफर करो, एक्सचेंज करो, बार्टर करो, आप कुछ भी करो, रेंटल करो, लीज करो, ठीक है, या डिस्पोजल करो, सारी चीजें क्या मानी जाएंगी, सप्लाई मानी जाएंगी। मतलब कहने का मतलब क्या है भैया, देखो आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। मतलब देखो ऐसा हो गया, एक तो मैंने ट्रांसफर कर दिया आपको, ठीक है, पहले कोई चीज़ आपकी थी, अब आपने मुझे दे दी है, पैसे ले लिए मेरे से, ट्रांसफर कर दी, बात करता हूँ, ठीक है। एक्सचेंज कर दी, भाई मैंने आपको अपना मोबाइल दिया और 5,000 रुपये दिए और आपने मुझे नया मोबाइल दे दिया, एक्सचेंज कर दी मैंने। बार्टर कर दी, मैंने आपको अपना मोबाइल दिया, आपने मुझे अपना मोबाइल दिया, कोई पैसा नहीं दिया इसके अलावा, बार्टर कर दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सप्लाई में आएंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है रेंटल, कोई चीज़ आप रेंट पे दे रहे हो, वो भी क्या है, सप्लाई है। लीज पे दे रहे हो, वो भी क्या है, सप्लाई है। कोई डिस्पोज कर रहे हो, है ना, डिस्पोजल कर रहे हो आप किसी चीज़ का, वो भी क्या है, सप्लाई है। जैसे आपकी बाइक है ना, और आप सपोज आप बाइक क्या कर रहे हो, आप बाइक का काम है आपका, बाइक बेचते हो, आपने कोई बाइक उठाई, गुस्सा आया आपको और आपने आग लगा दी, डिस्पोजल, वो भी क्या मानी जाएगी, सप्लाई। मतलब कहने का ये है कि भैया उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आप बाइक में आग लगाओ चाहे कुछ करो, समझ गए, समझ गए। तो अगर आग लगाओ तो सोच समझ से लगाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, सप्लाई है। क्या कहता है, एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, भाई आपको रिटर्न में कुछ मिलना है, आपको रिटर्न में कुछ मिलना है। और आगे हम एक लिस्ट पढ़ेंगे जहाँ पे ये कहता है कि भैया देखो, अगर आपने जो है ना
कोई ऐसी सप्लाई की है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तब भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। तो वो आगे हम एक लिस्ट पढ़ेंगे पूरी, ठीक है, जो मैं डिस्पोजल ऑफ बता रहा हूँ वो उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो वो हम लिस्ट आगे पढ़ेंगे, अभी शेड्यूल है वो। तो अभी के लिए सप्लाई की डेफिनेशन क्या बोला कि देखो आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, सर्विसेज की, या दोनों की, बाय वे ऑफ, कैसे कैसे कर रहे हो, जैसे सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, ठीक है, डिस्पोज कर रहे हो, रेंटल कर रहे हो, और लीज कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब जिसपे क्या हुआ, कोई कंसिडरेशन एग्री हुआ है कि हाँ भाई हम, आप मुझे ये चीज ट्रांसफर करोगे तो ये आपका कंसिडरेशन रहेगा, ठीक है। कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मैंने आपको अपना मोबाइल दिया, आपने मुझे अपना मोबाइल दिया, वो भी कंसिडरेशन है ना। ये क्या माने जाएंगे, सप्लाई माने जाएंगे। और किस लिए होनी चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब उससे आपका बिजनेस होना चाहिए वो आपका, समझ गए, समझ गए, क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल फॉर्म्स ऑफ, किस किस के, मैं कहता हूँ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ, क्लियर हो गया। सच एज, कैसे कैसे भाई, सेल करोगे, ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसफर करो, चाहे चाहे क्या करो, एक्सचेंज करो, चाहे आप क्या करो, बार्टर करो। बार्टर का मतलब समझ रहे हो क्या, बार्टर हो गया, चाहे आप लाइसेंस, बार्टर का मतलब मैंने ये चीज आपको दी, आपने अपनी चीज मुझे दी, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लाइसेंस करोगे, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये सारी क्या है भैया, सप्लाई, ठीक है, समझ गए। और किसके लिए होना चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब क्या भी होना चाहिए यहाँ पे, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इतना समझ आया कि नहीं आया, पहला पॉइंट सप्लाई का यही है। सप्लाई का पहला पॉइंट क्या हो गया कि भैया आप जो है गुड्स या सर्विसेज या दोनों क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, कैसे, चाहे सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, लाइसेंस कर रहे हो, किसी को आप लाइसेंस बना, गवर्नमेंट अगर लाइसेंस बना के दे रही है तो वो भी क्या है, सप्लाई है ना, ठीक है। चाहे आप किसी को रेंट दे रहे हो, रेंटल कोई चीज़ कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो तो वो भी क्या है, सप्लाई है, ठीक है। किसी को लीज पे दे रहे हो तो सप्लाई है, डिस्पोजल कर रहे हो तो सप्लाई है, किसके लिए, फॉर ए कंसिडरेशन, और कैसे कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इतना क्लियर हुआ सप्लाई में, पक्का। तो एक काम करते हैं, आज इसी पॉइंट पे पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे हम इसका बी पॉइंट पढ़ेंगे। अभी हमने 7 का ए पढ़ा है, फिर 7 का बी पढ़ेंगे, फिर 7 का सी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं सप्लाई में, ठीक है। तो इतने समझ आया, एक बार क्विक रिवीजन कर लें जो जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, जो क्या करता है, हाँ, एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेज क्या, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई गुड्स सर्विसेज या दोनों, जिसमें इंक्लूड किया गया है किसको, डिजिटल प्रोडक्ट को भी, जो कहाँ बेचते हो आप, ओवर ए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, टैक्सेबिलिटी में क्या बोला गया था, टैक्सेबिलिटी में क्या बोला गया था, जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज थी, जो टैक्स ऑन इंटर स्टेट सर्विसेज थी, कौन सी थी भाई, अगर आप पैसेंजर्स को जो है ट्रांसपोर्ट करते हो
कैसे? कैब के थ्रू, मोटरसाइकिल के थ्रू, रेडियो टैक्सी के थ्रू, ठीक है। तो उस केस में कौन टैक्स भरता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। या जैसे कोई होटल्स वगैरह की सर्विसेज हैं, है ना, जो उस केस में कौन टैक्स भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। पर उसमें अगर होटल वाला जो है आपका अनरजिस्टर्ड है तो तब ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा, नहीं तो होटल वाला ही भरेगा, ठीक है। उसके बाद हमने सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई होती है जीएसटी में, ठीक है। अगर सप्लाई है तो ही टैक्स है, ठीक है, तभी वो टैक्सेबल इवेंट है। हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, है ना, थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये सारी चीजें क्या हैं इसमें इंक्लूड है। एक्सक्लूड किसको किया गया है? मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है। फिर सर्विसेज की डेफिनेशन बड़ी कमाल की बोली थी। सर्विसेज की डेफिनेशन क्या बोली थी? एनीथिंग अदर देन गुड्स। भाई सारी चीजें, गुड्स के अलावा सारी चीजें क्या है? सर्विसेज है। उसमें भी एक्सक्लूड किसको किया गया था? मनी एंड सिक्योरिटीज को। अब इंक्लूड किसको किया गया था? कि अगर आप जो है किसी मनी एक्सचेंजर के पास या बैंक वाले के पास या किसी के भी पास जाते हो, अगर वो आपको मनी एक्सचेंज करके देता है, जैसे करेंसी एक्सचेंज करके देता है ना, कि भाई आपने क्या किया, आईएनआर दिए उसको और डॉलर ले लिए, तो उसके ऊपर जो वो कमीशन चार्ज करेगा आपसे, जो वो कंसिडरेशन चार्ज करेगा अलग से, वो क्या आएगी? उसकी क्या मानी जाएगी? सर्विसेज मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। सिमिलरली सिक्योरिटीज में जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं ट्रेड करने के लिए, उसके ऊपर जो फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो उस ब्रोकरेज को भी क्या माना जाएगा? सर्विसेज माना जाएगा, उसके ऊपर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। समझ गए? उसके ऊपर, उसके बाद हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, सप्लाई, ठीक है ना। सप्लाई की डेफिनेशन में हमने क्या बोला? सप्लाई क्या बोला? सप्लाई का अभी हमने सिर्फ 7A देखा है, सेक्शन 7 का ए पार्ट देखा है, ठीक है। अभी हम बी और सी बाद में देखेंगे, ठीक है। उसमें सप्लाई हमने क्या बोला? सप्लाई मतलब जिसमें हमने बोला कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल हो गया, ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज हो गया, बार्टर हो गया, और रेंटल हो गया, लीज हो गया, है ना, लाइसेंस हो गया और डिस्पोजल हो गया, ठीक है। फॉर ए कंसिडरेशन, किसके लिए? कंसिडरेशन के लिए। और क्या होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया? मतलब जो पर्सन उसको कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसका वो क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो।